Hello everyone, welcome back to Yasmin Sayed Official. Today we are going to continue with our today's lecture and that is all about the mechanism of breathing. आज के चैप्टर में हम mechanism of breathing देख लेंगे और अगर पॉसिबल हुआ तो हम ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लेंगे जो कि हम आज करने ही वाले हैं डेफिनेटली. दूसरी चीज़ हम जो करेंगे कंप्लीट वो होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस. नाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो पार्ट है आई डोंट नो इफ आई विल बी एबल टू डू दिस टुडे बट ठीक है, लेट्स सी व्हाट what can be the thumbnail of this video. So let's start with mechanism of breathing directly. देखो क्या हो रहा है. अब तक के हमने जो है breathing इस चैप्टर के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है अब तक के. ठीक है, we were done with what. ठीक है, हमने पास्ट वन लेक्चर में हमने इसका बेसिक्स देख लिया, हमने इसका वेटेज देख लिया, क्वेश्चंस कैसे टाइप के आएंगे, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सब हमने देख लिए. उसके बाद में हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और कौन से जो पर्टिकुलर फाइलम के एग्जांपल्स है वो कैसे रेस्पायर करते हैं उनके हमने देख लिया. फिर उसके बाद में हमने हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है. तो कहाँ से स्टार्ट होता है? फ्रॉम योर नॉस्ट्रल्स. एंड कहाँ पर होता है? एल्वियोला में जाके एंड होता है. इन पूरे इसका जो सफ़र है यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया था लास्ट लेक्चर में. ठीक है, और फिर ये सब चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी थी. रेस्पिरेशन कैसे स्टेप्स में होता है ये हमने देख लिया है बेटा. लास्ट का लेक्चर जो है ना, फर्स्ट लेक्चर जो है इसका, उसको थोड़ा सा आप अच्छे से कर लो अगर नहीं हुआ है तो. ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. अब देखो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में क्या है बेटा, हम ये देखेंगे कि हमारा जो मतलब हमारा जो ब्रीदिंग है आखिर ये होता कैसे है, कैसे हम सांस लेते हैं, कैसे हम सांस कैसे ले पाते हैं. ठीक है, मैकेनिज्म मतलब कोई भी चीज़ कैसे हो रही है तो उसके पीछे का क्या फंडा है, उसके पीछे का क्या फंडा है, उसके पीछे क्या प्रोसेस छुपा है, उसको हम आज जानने की कोशिश करेंगे. तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग यहाँ पे हमें देखना है कि हम सांस लेते हैं तो उसके अंदर कौन से फिजिकल चेंजेस होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर कौन से फिजिकल चेंजेस होते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी फर्स्ट लाइन इट सेज ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स टू स्टेजेस, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. पहले तो होता है इंस्पिरेशन. इंस्पिरेशन के अंदर क्या आता है? बेसिकली इनहेलेशन और गैस अंदर जाती है. फिर उसके बाद में ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन. ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर है. एटमॉस्फेरिक एयर मतलब जो आपके आसपास हमारे वातावरण में प्रेजेंट है. वातावरण में जो एयर प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं, वातावरण के अंदर जो एयर प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक एयर कहते हैं. तो ये हमारे वातावरण में प्रेजेंट है. इसका जो प्रेशर होता है नॉर्मली 760 mmHg देखा जाता है. इसका प्रेशर कितना देखा जाता है? 760 mmHg देखा जाता है. अब यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. यहाँ अभी प्रेशर की बात इंपॉर्टेंट क्यों है ये हम आगे देखेंगे. यहाँ से इतना जो है ना हम क्या करते हैं, एयर को ड्रॉ इन करते हैं. अभी कितना एयर हम वी कैन टेक इनसाइड, ये सारे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स में हम देखेंगे, वहाँ पर कवर करेंगे. पहले आप इतना समझो कि इंस्पिरेशन में हमने क्या किया, बाहर की सांस अंदर ली. बाहर कहाँ की सांस ली है? एनवायरमेंट की सांस ली. एनवायरमेंट में हमारा एटमॉस्फेयर आ जाता है. ठीक है, और एक्सपिरेशन के टाइम हम यही जो सांस हमने अंदर ली थी यहाँ पे एक्सचेंज होंगे गैसेस के और हमारा जो लंग्स होगा दैट विल बी फिल्ड विद कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, दैट विल गेट फिल्ड विद कार्बन डाइऑक्साइड. हर एक एल्वियोलाई के अंदर फिर क्या आ जाएगा? कैपिलरीज के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाएगा. अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो लंग्स के अंदर एक्यूमुलेट हुआ इसको बाहर निकालना है तो कैसे होगा? वो एक्सपिरेशन के थ्रू होगा. तो हमने क्या कर लिया, एक तो हमने कर लिया इंस्पिरेशन किया. इंस्पिरेशन में हमने ऑक्सीजन इनसाइड लिया, ऑक्सीजन इनसाइड, और एक्सपिरेशन में हम ऑक्सीजन बाहर देंगे. सही, यही होता है क्या? ऑक्सीजन बाहर देते हैं? नहीं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर देते हैं. हमें ऑक्सीजन बाहर देने की जरूरत ही नहीं है. हमें तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड है ना, इसलिए बोल रहे हो. लेक्चर्स को ध्यान से सुनो. हम क्या कर रहे हैं? एक्सपिरेशन में CO2 बाहर दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर दे रहे हैं. ये CO2 भाई क्या है? ये CO2 भाई है हमारे बॉडी का वेस्ट मटेरियल. ये CO2 हमारी बॉडी में ज्यादा काम का है नहीं. ठीक है, अब नेचर ने, ठीक है, ऊपर वाले ने हमारा जो बॉडी है वो इस तरीके से बनाया है कि देखो प्रेशर जो होता है, प्रेशर की बात मैं किस लिए कर रही हूँ वो भी मैं अभी बता देती हूँ. देखो कोई भी चीज़ का जब डिफ्यूजन होता है ना, डिफ्यूजन जब भी होता है, डिफ्यूजन आप कब कह सकते हो डिफ्यूजन हो रहा है? जब कोई हायर लेवल की चीज़ लोअर लेवल पर जाती है तब हम कहते हैं डिफ्यूजन. या तो वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पर जा सकते हैं तो वो भी डिफ्यूजन हुआ. हायर प्रेशर से ठीक है, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जा रहे हैं. ठीक है, लोअर प्रेशर की तरफ जा रहे हैं तो भी वो डिफ्यूजन हुआ. हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस है बेटा, इसके अंदर कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी. ठीक है, तो गैसियस एक्सचेंज जो होगा वहां पर एनर्जी रिक्वायर्ड होती नहीं है. तो ये हो गया डिफ्यूजन की बात. अब यहाँ पर क्या है ना, नेचर ने हमारी बॉडी में कैसा बनाया है, हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए. हमारी बॉडी को क्या रिक्वायर्ड है? हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है ऑक्सीजन. हमारी जो बॉडी है इसको क्या चाहिए? इसे चाहिए ऑक्सीजन. और इसके अंदर भरे पड़े हैं क्या? CO2. ये CO2 कहाँ से आया है? मेटाबॉलिक पाथवे से आया है. ये CO2 कहाँ से आया है? मेटाबॉलिक पाथवे से आया है.
मेटाबॉलिज्म से आया है, ठीक है। केम फ्रॉम वेयर, केम फ्रॉम मेटाबॉलिज्म। अब ये जो CO2 है इससे हमारी बॉडी को बाहर निकालना है, डिटॉक्सिफाई करना। हमारी बॉडी जो है ना ये CO2 नाम के टॉक्सिन के साथ में नहीं रह सकती, ठीक है। तो हमें क्या करना, हमारी बॉडी क्या चाहती है, हमारा जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है वो ये कहता है कि हमारी बॉडी से CO2 निकल जाना चाहिए और हमें ऑक्सीजन मिल जाना चाहिए। ऑक्सीजन मिलेगा तो आप बढ़िया, एजिंग नहीं होगी आपकी, आप एकदम मस्त रहोगे, आप हेल्दी रहोगे, आपका डाइजेशन प्रॉपर होगा, आपका रेस्पिरेशन प्रॉपर होगा, आप एक्टिविटीज कर पाओगे। बहुत ऑक्सीजन मतलब ATP बनाने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। और ATP क्यों रिक्वायर्ड है? फॉर एवरी सिंगल मूवमेंट, for even your blinking of eye requires some amount of ATP, for even talking, for even moving your lips you require some amount of ATP। एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो CO2 तो वो एनर्जी हमें लाके नहीं दे रहा है। कौन लाके दे रहा है? ऑक्सीजन के थ्रू हमें क्या मिलता है? ATP बनता है। अब ये CO2 जो है वेस्ट प्रोडक्ट है, मेटाबॉलिज्म से एज अ वेस्ट बन के निकलता है लास्ट में बाय प्रोडक्ट, इसको हमारी बॉडी से निकालना है। अब डिफ्यूजन के थ्रू ये प्रोसेस होता है। तो अगर हम डिफ्यूजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर हमें ऑक्सीजन को अंदर लेके आना है और इस पर्टिकुलर CO2 को बाहर लेके जाना है तो क्या होना चाहिए? यहाँ पे प्रेशर चेंजेस, ये हमारा एटमॉस्फेयर है। ये क्या है हमारा? यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर भी क्या है? एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो यहाँ पर जब CO2 बाहर लेकर आना है तो कोई एक जगह होगी जहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा और एक जगह होगी जहाँ पर प्रेशर कम होगा। क्यों जरूरी है ये प्रेशर ग्रेडियंट? प्रेशर ग्रेडियंट या फिर प्रेशर डिफरेंस क्यों जरूरी है? ताकि डिफ्यूजन हो सके। अगर दोनों जगह सेम प्रेशर होगा तो डिफ्यूजन नहीं होगा। कोई एक जगह है जहां पर ज्यादा होना चाहिए, कोई एक जगह जहां पर कम होना चाहिए। तो ज्यादा कहाँ होना चाहिए? ज्यादा वहां होना चाहिए प्रेशर जहां से आपको उसको निकालना है, और प्रेशर कम वहां होना चाहिए जहां पर आपको उसको भरना है, ठीक है। प्रेशर कम होगा तो ही तो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर जाएगा। CO2 को हमें बॉडी से निकालना है। यहाँ पर CO2 का प्रेशर क्या होगा? PCO2 इनसाइड द बॉडी, ठीक है। PCO2 इनसाइड बॉडी कैसा होना चाहिए एज कंपेयर टू PCO2 आउटसाइड द बॉडी या फिर इन एनवायरमेंट, इन एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए? एटमॉस्फेयर की तरफ फेंकना है तो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होगा कम होगा। हमारी बॉडी में से फेंकना है तो हमारी बॉडी का प्रेशर जो PCO2 होना चाहिए हमारी बॉडी के अंदर, हमारे लंग्स के अंदर, वो ज़्यादा होना चाहिए। तो हमारे जो बॉडी है इसके अंदर एल्वियोलाई में इसका प्रेशर ज़्यादा होता है और एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। एटमॉस्फेयर में अगर सपोज करते हैं 10 mmHg प्रेजेंट है तो यहाँ पर कितना होगा? 20 होगा, 30 होगा, 40 mmHg होगा। समझ में आया? ये ज़्यादा प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा क्यों ज़रूरी है? ताकि हम यहाँ से यहाँ की तरफ इजीली मूव कर सके। अगर हम यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करें तो एटमॉस्फेयर में हमें ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से अपनी बॉडी के अंदर लेनी है, हमें उसे इंस्पायर करना है, हमें उसे इनहेल करना है। तो यहाँ पर PO2 है, कहाँ वाला? एटमॉस्फेयर वाला, और एक PO2 है, कौन सा वाला? बॉडी वाला, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में हमें लेना कहाँ से कहाँ पर है? हमें चाहिए एटमॉस्फेयर से हम अंदर ले सके बॉडी के, तो कहाँ पर ज़्यादा होगा? एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होगा। PO2 हमारी बॉडी के अंदर कम होगा, क्योंकि अगर हमारी बॉडी के अंदर PO2 एटमॉस्फेयर के मुकाबले ज़्यादा होने लग जाएगा तो हमारी बॉडी का O2 जो रहेगा वो अपने आप डिफ्यूज होकर एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, हमें तो ऑक्सीजन मिलेगा नहीं। तो हमारी बॉडी को नेचर ने कैसा बनाया है कि एल्वियोलाई में PO2 कम प्रेजेंट है, कम प्रेशर देगा और हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होगा। तो प्रेशर चेंजेस इसलिए ज़रूरी है। अब देखो क्या होता है, बाय विच alveolar air is released out, okay, in expiration by which alveoli हमने ये सारे स्ट्रक्चर्स हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ रखे हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। The movement of air into and out of the lungs is carried out by creating a pressure gradient, okay। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट। देखो प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है मैं ये समझाती हूँ आज आप लोग को। प्रेशर ग्रेडियंट मैं क्या बता रही हूँ, ठीक है। अब देखो प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है। जब हम बात करते हैं प्रेशर डिफरेंस, ठीक है, यहाँ पर कोई प्रेशर है सपोज करते हैं 20 है और यहाँ पर कोई प्रेशर है सपोज करते हैं 40 है, तो ये हो गया प्रेशर डिफरेंस। ये क्या हो गया? इनके बीच में डायरेक्ट डिफरेंस है। जब प्रेशर ग्रेडियंट की हम बात करते हैं तो इस तरीके से पूरा क्या बनता है ना, स्पेक्ट्रम बनता है। यहाँ पर 21 है, यहाँ पर क्या है 40 है, मतलब यहाँ पे 21, 22, 23, 24, 25 और 26, 27 ऐसे करते हुए जाके 40 पर रीच हुआ। तो इस तरीके से लोअर टू हायर हर एक पॉइंट जब मिलता है तब हम उसे क्या कहते हैं? ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जब हम डायरेक्ट डिफरेंस देखते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रेशर डिफरेंस। यहाँ पर बात किसकी की गई है? प्रेशर ग्रेडियंट की बात की गई है। तो हमारी बॉडी और एटमॉस्फेयर के बीच में क्या प्रेजेंट है? प्रेशर ग्रेडियंट प्रेजेंट है। अब ये प्रेशर ग्रेडियंट कैसे होता है, किसके थ्रू होता है? मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरीड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट। हमारी बॉडी या हमारा लंग्स या फिर हमारा जो थोरैसिक कैविटी होता है, ये सारे टर्म्स मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। हमारा जो थोरैसिक कैविटी होता है, जो थोरैक्स होता है जिसके अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं, वो जब ठीक है प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करता है तो ऑक्सीजन इनसाइड जाती है, ठीक है। अब बहुत से लोग को ये डाउट आ
सकता है कि हमारी बॉडी, हमारा जो लंग्स है, जो थोरैक्स है, ठीक है, जो थोरैक्स बेसिकली प्रेजेंट होता है किसी भी इंसान का, ठीक है, इस तरीके से थोरैक्स होता है, ठीक है, और यहाँ पर आपका एब्डोमेन आ जाता है और यहाँ पर फिर आ जाता है आपका पेल्विस, ये आपका पेल्विस वाला रीजन हो गया, ये एब्डोमेन हो गया और ये आपका हो जाता है थोरैक्स। तो ये जो मैं लाल कलर से बना रही हूँ ये आपका क्या है बेटा, थोरैक्स है। अब यहाँ पर आपके क्या प्रेजेंट है, लंग्स प्रेजेंट है। तो थोरैसिक कैविटी जो होती है पूरी तरीके से लाइंड अप होती है बाय लंग्स, ठीक है। तो आपका जो थोरैसिक कैविटी, हमें ये लगता है कि जब हमारे लंग्स के अंदर या हमारे थोरैक्स के अंदर जब ऑक्सीजन जाता है, जब गैस जाती है, तब हमारा थोरैक्स एक्सपैंड करता है, तब हमारा थोरैक्स या फिर चेस्ट का वॉल्यूम बढ़ता है। ऐसा नहीं है। क्या है सच, क्या है रियलिटी, क्या है, जब हमारा थोरैसिक कैविटी एक्सपांड करता है उसके बाद में गैसेस गोज इनसाइड। Gas can go inside only if there is a change in the volume of the thoracic cavity, if there is an increase in the volume of thoracic cavity. तो पहले वॉल्यूम चेंज करो तो गैस अंदर आएगी, तो गैस फिर लंग्स के अंदर पहुंचेगी, तो आपको ऑक्सीजन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो पहले रिक्वायर्ड क्या है, चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स। तो यहाँ पे वही बताया, प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर, ठीक है, तो लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में हमने प्रेशर ग्रेडियंट बना दिया, ये समझ आ गया। इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स, ठीक है, जो लंग्स के अंदर का प्रेशर है जिसको हम कहते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। देखो इंट्रा पल्मोनरी, देखो इंट्रा और इंटर ये दो वर्ड के अंदर कभी भी कंफ्यूज होना। इंट्रा मतलब दो सेम चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, सेम चीजें हैं, उसको हमने कंसीडर करके बोला इंट्रा, ठीक है। जैसे कि इंट्रावीनस क्या होता है कि एक ही वीन के अंदर, इंट्रावीनस मतलब क्या हो गया, इंट्रावीनस मतलब एक ही कोई वीन है, कोई भी एक वीन है, उसी के अंदर हम बात कर रहे हैं, उसी के अंदर हमने कोई इंट्रावीनस इंजेक्शन दिया है। तो इंट्रावीनस इंजेक्शन ये वर्ड भी आपका आया है 12th NCERT ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। तो इंट्रावीनस इंजेक्शन जो होता है वहां पर हम एक ही वीन की बात कर रहे हैं और उसी के अंदर की हम बात कर रहे हैं, उसी के अंदर के स्पेस की बात कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं एक ही वीन है, ठीक है, और उसके अंदर की स्पेस की बात कर रहे हैं, अंदर जो स्पेस प्रेजेंट है, अंदर जो स्पेस प्रेजेंट है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं इंट्रावीनस, ठीक है। वीन के अंदर, दो वीन के अंदर, तीन वीन के अंदर नहीं, वो एक ही पर्टिकुलर वीन है जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं। अगर इंट्रा पल्मोनरी, मैं ये वर्ड कह दूं इंट्रा पल्मोनरी, तो कितने लंग्स है हमारे पास, पल्मोनरी ये जो वर्ड है ये किसके लिए यूज किया जाता है, लंग्स के लिए यूज किया जाता है। कितने लंग्स है, दो लंग्स है। अब यहाँ पर इंट्रा पल्मोनरी बोला है, मतलब कोई एक लंग्स जिसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, सपोज करते हैं राइट लंग, तो राइट लंग के अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है, इंट्रा पल्मोनरी मतलब राइट लंग के अंदर की। लेकिन अगर मैं कह दूं इंटर पल्मोनरी, अगर मैं कह दूं इंटर पल्मोनरी, इंटर से आ जाती है बात दो चीज़ों की, तो यहाँ पर हम दो चीज़ों को कंसीडर करते हैं। तो अगर मैं इंटर पल्मोनरी कह दूं तो दो लंग्स के बीच में इंटर पल्मोनरी, ठीक है, मतलब ये आपका एक लंग्स है, ठीक है, ये आपका क्या है, एक लंग्स है, ये आपका एक लंग्स है और ये आपका दूसरा लंग्स है। अगर मैं इंटरपल्मोनरी बोलूँ तो ये दो लंग्स के बीच का एरिया ये हो जाएगा इंटरपल्मोनरी। लेकिन अगर मैं बोल दूँ राइट साइड इंट्रापल्मोनरी, तो अगर ये राइट साइड है तो इंट्रापल्मोनरी मतलब इसी के अंदर का स्पेस, इसको कहेंगे इंट्रा। इंट्रा मतलब वही एक चीज, उसी को कंसिडर करके हम उसी के अंदर की बात कर रहे हैं। इंटर मतलब कोई भी दो चीज के बीच में, ठीक है। तो इंटरपल्मोनरी या फिर कोई भी मेडिकल टर्म ले लो, इंटर आई एम नॉट एबल टू गेट द वर्ड, ठीक है। तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ओके इज ठीक है, प्रेशर विद इन द लंग्स इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इनहेलेशन कब हो सकेगा, इनहेलेशन जो है ये कब हो पाएगा, इंस्पिरेशन कैन अकर ओनली इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स दैट इज द इंट्रापल्मोनरी, जो विद इन द लंग्स मतलब हर एक लंग के अंदर का जो प्रेशर है वो वाला जो प्रेशर रहेगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। इट इज लेस देन दिस, देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब अगर हम सपोज करते हैं कि यहाँ पर जो है 760 mmHg, ये हमने माना कि ये आपका क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो हमारी बॉडी के अंदर है ना 759 या फिर 758 होना चाहिए, 760 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारी बॉडी के अंदर इसके रिस्पेक्ट में क्या है, इसके रिस्पेक्ट में, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में हमारी बॉडी के अंदर या फिर हमारे लंग्स के अंदर क्या है, नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो गया है। हमने नेगेटिव प्रेशर क्यों कहा, क्योंकि उसके कंपैरिजन में प्रेशर कम है, इसलिए हमने कह दिया कैसा प्रेशर है ये, नेगेटिव प्रेशर डेवलप होने की वजह से क्या होता है, देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक, ठीक है। तो हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेगेटिव प्रेशर का कभी भी ये मतलब नहीं लेना कि जीरो प्रेशर के नीचे चला गया मतलब -1 mmHg हुआ, नहीं, दिस इज नॉट द केस। द केस इज व्हाट, देखो ऑलवेज जब तक हम जीवित है ना बेटा, तब तक हमारे लंग्स के अंदर सम अमाउंट ऑफ एयर ऑलरेडी प्रेजेंट होती है जो कभी नहीं निकलती, ठीक है। तो वो एक रिजर्वॉयर होता है, एक लंग्स के अंदर जो है एक पर्टिकुलर, ठीक है, एयर प्रेजेंट होती है। दूसरी चीज सिमिलरली एक्सपिरेशन कब होगा, व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो रहेगा, ठीक है, वो वहां से हमें बाहर निकालना है तो हायर होना चाहिए देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डायफ्राम, अब यहाँ से बात आ जाती है मसल्स की। तो यहाँ पे बात की गई है किसके बारे में, यहाँ पे बात की गई है
मसल्स के बारे में विच आर रिक्वायर्ड फॉर ब्रीदिंग। सबसे पहले बात की गई है डायफ्राम। अभी डायफ्राम हमने सुना तो बहुत है, लेकिन ये होता कहाँ पर है, ठीक है। तो ये मैंने फिर से बना दी है बॉडी, ठीक है। ये इसके क्या है, हाथ, ये इसके क्या है, ये इसके हाथ है इस तरीके से, ठीक है। ये इसके क्या है, हाथ है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका क्या प्रेजेंट है, लंग्स का थोरैसिक कैविटी प्रेजेंट है, और यहाँ पर इसका प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, फ्रॉक नहीं बना रही हूँ मैं, यहाँ पर प्रेजेंट है इसका बॉडी, इसका बॉडी प्रेजेंट है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर बन गई इसकी टांगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाता है, ये इसका पेल्विक रीजन हो गया, ये एब्डोमिनल रीजन हो गया, ये हो गया थोरैक्स। अब थोरैक्स में क्या बोला है मैंने कि नाउ वी हैव टू फाइंड वेयर इज द डायफ्राम इज। डायफ्राम जो होता है, इसको मैं ब्लू कलर से बना देती हूँ। ये हमारा जो डायफ्राम होता है इस तरीके से बाउंड्री बना रहा होता है। हमारा थोरैक्स जो होता है कैसा होता है, थोरैक्स कैसा होता है, थोरैक्स जो होता है, ये हमारा थोरैक्स जो होता है, ये सब जगह से एयर टाइट कंटेनर इसको बोला गया। और एयर टाइट क्यों बोला गया, कोई सब जगह से कोई ना कोई चीज से ये कवर्ड है। तो ऊपर की तरफ क्लैविकल और ऊपर की तरफ के जो मसल्स है वो आ जाते हैं, साइड में हमारे पास में स्टर्नोकॉस्टल और रिब्स आ जाते हैं, आगे की तरफ से हमारे पास में स्टर्नम, ठीक है, जिफॉइड प्रोसेस और रिब्स आ जाते हैं। नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ तो क्लैविकल ये बोन हो गया और उसके रिलेटेड मसल्स हो गए। नीचे की तरफ क्या आ जाता है हमारा ये पर्टिकुलर पार्ट जिसको हम कहते हैं डायफ्राम। तो हमारा डायफ्राम जो होता है नीचे की तरफ मसल इस तरीके से होता है। इसका नाम जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, डोम शेप्ड कहते हैं। जो डायफ्राम होता है कैसा होता है, डोम शेप्ड होता है। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इस तरीके से एक और एक बंदा बना देती हूँ, ठीक है। एक और एक बंदा खड़ा कर देते हैं, ऐसा ही कुछ सेम दिखता है। एक रामू है, एक शामू है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, ध्यान से सुनो। अब यहाँ पर जो है जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, ये जो डायफ्राम है ये कौन से स्टेट में है, रिलैक्स्ड है भाई, एकदम रिलैक्स, चिल किया हुआ है, रिलैक्स स्टेट में है। यहाँ पर जब इसे सांस लेनी है, इसको क्या करनी है, डेलिबरेटली सांस लेनी है, तो इसने अपना क्या कर दिया, डायफ्राम पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। तो इस तरीके से डायफ्राम का क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो मतलब डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो यहाँ पर आप उसकी शेप देख सकते हो किस तरीके से हो गई उसकी शेप। अब जब यहाँ पर ये डोम शेप था, कुछ इस तरीके का था, अब ये यहाँ पर आके क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से नाउ दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डायफ्राम। लेकिन ये कैसा डायफ्राम है, ये है कॉन्ट्रैक्टेड डायफ्राम, कॉन्ट्रैक्टेड डायफ्राम, जो कि कैसा होता है, फ्लैट शेप का होता है। जो रिलैक्स डायफ्राम होता है कैसे शेप का होता है, डोम शेप का। जो कॉन्ट्रैक्टेड होता है वो कैसा होता है, फ्लैट शेपेड। तो हमें जब भी एटमॉस्फेयर से इंस्पिरेशन करना होता है तो डायफ्राम क्या करता है, जो कि स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल्स है, एक्सटर्नल इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन द रिब्स। हमारे पास में सेट ऑफ मसल्स होती है, मतलब हमारे पास में सबसे आउटर मोस्ट आउटर होती है, फिर इनर होती है और फिर इनर मोस्ट होती है। तो हमारे जो एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल्स है, जो एक्सटर्नल जो बाहर से दिखाई देती है और इंटरनल जो इंटरनली प्रेजेंट होती है। इंटरकोस्टल्स मतलब कोस्टा रिलेटेड टू व्हाट, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो, कोस्टा रिलेटेड टू रिब्स। कोस्टा ये वर्ड जब भी आ रहा है इट इज रिलेटेड टू रिब्स। अब यहाँ पर बोला है इंटरकोस्टल, ठीक है, मुझे इंटर से वर्ड नहीं याद आ रहा था। इंटरकोस्टल मतलब दो रिब्स के बीच में जो स्पेस होती है उसको हम कहते हैं इंटरकोस्टल। मतलब जब इस तरीके से रिब्स बनी हुई है तो यहाँ का जो स्पेस होगा यहाँ पर प्रेजेंट होती है बेटा मसल। ये हमारी जो मसल है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है। ये कौन सी मसल है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। अब लेकिन जब इसको आगे आप थोड़ा सा एक्सटेंड करो तो यहाँ पर जो है ना अंदर की तरफ, अगर मैं इधर वाला पार्ट कट कर दूँ, ठीक है, वैसे तो जो हमारी मसल है वो इस तरीके से पूरी प्रेजेंट है रिब्स पर। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल भी प्रेजेंट है, इंटरनल भी प्रेजेंट है और इंटर मोस्ट भी प्रेजेंट है। तो जब अगर मैं एक्सटर्नल वाली को कट कर दूं, ठीक है, इस तरीके से मैंने कट कर दिया, तो अंदर की तरफ क्या दिखाई देगा, देखो अंदर की तरफ एक और एक मसल दिखाई देगी, एक और एक लेयर दिखाई देगा विच इज कॉल्ड एज इनर इंटरमस्क्यूलर इंटरकोस्टल मसल्स। फिर इसके भी सबसे अंदर वाले लेयर में, सबसे अंदर वाले लेयर में क्या दिखाई देगा, दैट इज कॉल्ड एज, ठीक है, इनर मोस्ट, ठीक है, सबसे अंदर वाले में क्या दिखाई देगा, इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स। तो सबसे बाहर आ जाती है एक्सटर्नल, फिर आती है इनर, फिर आती है इनर मोस्ट, ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स। तो क्या हुआ यहाँ पर, इंटरनल इंटरकोस्टल बिटवीन द रिब्स हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट्स, ठीक है। तो कौन से दो मसल काम करते हैं, डायफ्राम काम करता है, दूसरा इंटरकोस्टल मसल काम करता है। इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। सबसे पहले अगर हमें इंस्पायर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम लिख दी हूं मैंने यहाँ पे शॉर्ट में, डायफ्राम को, विच इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। अब ये चीजें बहुत बच्चों को हजम नहीं होगी और बात भी बिल्कुल सही है। एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस बोल कैसे दिया मुझे भी समझ में नहीं आया, लेकिन एनसीईआरटी ने बोला मतलब बोला है। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, क्लियरली पिक्चर से भी आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता तो खुद सांस लेके देखो, यहाँ पे आपकी एक मसल प्रेजेंट होती है, वो जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो नीचे जाती है, नीचे जा रही है, मतलब ये कौन सा डायरेक्शन, कौन सा डायमीटर बढ़ा रही है बेटा, ये वर्टिकल डायमीटर बढ़ा रही है, वर्टिकल लेंथ बढ़ा रही है, वर्टिकल डायमीटर बढ़ा रही है, मतलब वर्टिकल स्पेस बढ़ा रही है।
वर्टिकल स्पेस बढ़ाने की वजह से इसका जो वॉल्यूम होगा वो जाहिर सी बात है कैसा इंक्रीज हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है, मतलब सुपीरियर इंफीरियरली इसका वॉल्यूम जो हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जाहिर सी बात है, एकदम क्लियर सी बात है। अगर डायफ्राम नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट नीचे की तरफ जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, तो इसका ऊपर से नीचे की तरफ इस डायरेक्शन में जो है वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो इससे हमें बोलना चाहिए था सुपीरियर इंफीरियरली, लेकिन यहाँ पे बोला एंटीरो पोस्टीरियरली, और आप यही याद रखो एंटीरो पोस्टीरियरली, जबकि डॉर्सल और वेंट्रल और एंटीरियर, ठीक है, पोस्टीरियर और एंटीरियर इनके बीच में कोई फर्क नहीं होता है। तो डॉर्सल होता है उसके लिए आप पोस्टीरियर भी यूज कर सकते हो, और वेंट्रल होता है उसके लिए आप, ठीक है, एंटीरियर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं यूज कर सकते। ठीक है, दोनों अलग टर्म्स नहीं है, काफी सिमिलर है। सो यस, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस द कंट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स लिफ्ट्स अप द रिब्स एंड द स्टर्नम कॉजिंग एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर। ओके, फ्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है, किसके बारे में बात की गई है? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। क्योंकि तो मैंने यहाँ पे बताया था मसल्स के बारे में हमने बात की थी कि कैसे कैसे मसल्स होते हैं, कितने मसल्स होते हैं। ठीक है, तो लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बताया था कि ये दो क्या है, ये दो, एक पहली रिब है, ये दूसरी रिब है। ठीक है, सपोज करते हैं, ठीक है, सपोज करते हैं दिस इज योर फोर्थ रिब एंड दिस इज योर फिफ्थ रिब। तो ये दो रिब्स के बीच में ये जो हिस्सा प्रेजेंट है, ठीक है, सबसे बाहर वाला जो लेयर होगा वो एक्सटर्नल का होगा, बीच वाला मिडल होगा, ये इनर इंटरकॉस्टल होगा, और जो सबसे इनर साइड होता है वो होता है इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया, एक्सटर्नल, फिर इनर, और फिर सबसे अंदर जो आएगी दैट इज इनर मोस्ट। ठीक है, तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जो होती है वो कैसे थोरैक्स का वॉल्यूम इंक्रीज करती है? वो इंक्रीज करती है डॉर्सो वेंट्रली। ठीक है, डॉर्सो वेंट्रली मतलब पीछे से, डॉर्सो मतलब बैक साइड। ठीक है, डॉर्सो मतलब बैक, वेंट्रल मतलब क्या होता है? वेंट्रल मतलब होता है फ्रंट। ठीक है, तो डॉर्सो वेंट्रली बोला है यहाँ पर। ठीक है, तो लिफ्ट्स अप द रिब्स। तो सबसे पहला काम क्या होता है? जैसे ही हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, हमारी रिब्स अप साइड जाती हुई, ठीक है, पहले ऊपर जाएगी फिर आगे आएगी। ठीक है, साइमल्टेनियसली ये दोनों काम हो रहा है। मतलब अगर ये ठीक है एक वाई एक्सिस है, ये जेड एक्स एक्सिस है, तो हमारी जो रिब्स है वो सिर्फ ऊपर की तरफ या सिर्फ बाहर की तरफ नहीं आ रही है। ठीक है, वो यहाँ से बाहर भी आ रही है और सपोज यहाँ से ऊपर भी जा रही है। तो इसके क्या हो रहे हैं? दो काम हो रहे हैं। दैट इज वाई इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरीके का दिखाई देगा कि ये इस तरीके से ऊपर लेके चलती है। ठीक है, मतलब ये ऊपर भी जा रही है और बाहर भी आ रही है, तो इसका क्या हो जाएगा? इस तरीके से अगर हम प्लॉटिंग करें तो ऐसे होगी। ठीक है, तो मसल लिफ्ट्स द रिब्स अप एंड द स्टर्नम। ठीक है, तो ये लिफ्ट करेगा, स्टर्नम और रिब्स साथ में लिफ्ट होंगे। ठीक है, कॉजिंग एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक चैम्बर इन द डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। तो कौन सा एक्सिस बोला है? फॉर द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस के बारे में बात की गई है। ठीक है, द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरैसिक वॉल्यूम कॉजेज अ सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर हम लगा रहे हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये क्या है? हमारा बॉयल्स लॉ है। ठीक है, दिस इज योर बॉयल्स लॉ। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, केमिस्ट्री का पार्ट है, क्वेश्चन आ सकता है लेकिन। ठीक है, तो हमारा जो बॉयल्स लॉ है वो क्या कहता है? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मतलब अगर आप वॉल्यूम कम करोगे तो प्रेशर बढ़ेगा, अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर कम होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया है। ठीक है, तो ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरैसिक वॉल्यूम, हमने क्या कर दिया? वॉल्यूम बढ़ा दिया। तो अब क्या होगा? इसके सर्कमस्टेंस क्या होंगे? तो सबसे पहला इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कॉजेज अ सिमिलर इंक्रीज। अच्छा ठीक है, इसके आगे का मैं पार्ट बता रही हूँ कि यहाँ पे प्रेशर का कैसे रोल आता है। तो यहाँ पे तो सिर्फ इतनी सी चीज बोली है कि अगर हम थोरैक्स का वॉल्यूम, थोरैक्स है ना थोड़ा स्लाइटली मेजर एरिया है। ठीक है, स्लाइटली मेजर एरिया में क्यों कह रही हूँ? क्योंकि पूरे थोरैक्स में सिर्फ लंग्स नहीं भरे, पूरे थोरैक्स में यू हैव योर थाइमस, यू हैव योर हार्ट एज वेल। ठीक है, तो सिर्फ लंग्स नहीं भरे। ठीक है, हमारे पास में जो ट्रेकिया का जो प्राइमरी ब्रोंकाई वाला रीजन होता है वो भी वहां पर ही आता है, जो कि लंग्स के थोड़े से बाहर भी प्रेजेंट होता है। तो ये मैंने आपको बताया था ऊपर ही कि जो प्राइमरी ब्रोंकाई, पहले प्राइमरी ब्रोंकस जो बनते हैं, ठीक है, किधर से बनते हैं? हमारे ट्रेकिया से बनते हुए बाहर आते हैं। ये कहाँ से बनते हैं? बेसिकली दे कम फ्रॉम, इस तरीके से जो ट्रैकिया से बाहर आ रहे हैं, ये जो प्राइमरी ब्रोंकस है ये आधे लंग्स में तो होते हैं लेकिन आधे कहाँ होते हैं? बाहर भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वो भी थोरैक्स के अंदर इंक्लूड है। तो थोरैक्स इज व्हाट? थोरैक्स इज द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। तो आपके एब्डोमेन में जैसे लीवर है, स्प्लीन है, यू हैव योर स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स ओवर देयर, वैसे ही थोरैक्स के रीजन में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जो थोरैक्स का लाइनिंग है ना, जो थोरैक्स का लाइनिंग है, ठीक है, ये कोई बंदा अगर यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, ये कोई बंदा अगर यहाँ पे खड़ा है, तो ये इसका क्या है? ये इसका थोरैक्स वाला पार्ट है। तो थोरैक्स की जो लाइनिंग है दैट इज मोस्टली कवर्ड बाय द पैराइटल लेयर ऑफ पैराइटल प्लूरा ऑफ द लंग्स। ठीक है, क्या कह रही हूं मैं? कि लंग्स जो होता है इट इज लाइंड बाय व्हाट? पैराइटल प्लूरा। कौन सा प्लूरा? पैराइटल प्लूरा। पैराइटल प्लूरा मतलब कौन सा हो गया? आउटर प्लूरा, जो आउटसाइड प्रेजेंट है वो प्लूरा से कवर्ड होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पार्ट।
ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आ जाता है कि जो हमारा थोरैक्स है ना, उसका अगर हमने वॉल्यूम बढ़ाया, अगर हमने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो थोरैक्स का वॉल्यूम बढ़ा। अब इसके नतीजे में हम ये देखेंगे कि लंग्स का भी वॉल्यूम बढ़ रहा है, बिकॉज आफ्टर ऑल लंग्स बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है थोरैक्स की। अगर थोरैक्स बढ़ जाएगा तो लंग्स भी बढ़ेगा, फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन के लंग्स के अंदर क्या भरी हुई है, एयर भरी है, वो कोई सॉलिड मटेरियल ऐसा प्रेजेंट नहीं रहता, ठीक है। उसके अंदर क्या भरा होता है, बहुत सारे एल्वियोलाई होता है, वो एयर का स्टोरेज है, ठीक है। वहां पर एयर भरी होती है और सब अमाउंट ऑफ एयर हमेशा रहती है, ठीक है। एज फार एज यू आर लिविंग, वहां पर एयर भरी हुई होती है, ठीक है। सो इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, तो थोरैक्स का वॉल्यूम इंक्रीज किया, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, यहाँ पर इसको हम कहते हैं बॉयल्स लॉ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हमने पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया तो पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज होगा, ठीक है। हमने थोरैक्स का वॉल्यूम इंक्रीज किया, जिसकी वजह से थोरैक्स के वॉल्यूम इंक्रीज होने के साथ साथ ही लंग्स का भी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। अब लंग्स का वॉल्यूम अगर इंक्रीज हुआ है तो उसके कॉन्सिक्वेंस में ये देखते हैं हम कि पल्मोनरी प्रेशर क्या होगा, अब डिक्रीज होगा, ठीक है। पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि हमने वॉल्यूम बढ़ा दी। अगर हम कोई चीज को कंपैक्ट करते जाए, कोई चीज को अगर हम दबाते जाए तो उसके अंदर का प्रेशर होगा ना, वो इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, प्रेशर कैसे इंक्रीज होता है, वहां पर कोई ना कोई एयर में कोई ना कोई मॉलिक्यूल्स, कोई ना कोई गैस प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, व्हाटएवर, ठीक है। तो वो जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं पहले वो ऐसे ओपनली यहाँ वहां भाग रहे थे। जैसे ही आपने कॉम्पैक्ट किया साइज, जितना आप कॉम्पैक्ट करते जा रहे हो उनको स्पेस कम मिल रहा है, तो अब नाउ दे हैव टू स्टे इन दिस पर्टिकुलर स्पेस ओनली, वैसे प्रेशर इंक्रीज होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर लेवल पर मैंने आपको बता दिया कि प्रेशर कैसे इंक्रीज होता है। तो लेस देन, ओके, प्रेशर ठीक है डिक्रीज करेगा, ये प्रेशर क्या करता जाएगा, डिक्रीज कर देगा। देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच फोर्सेज द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनसाइड द लंग्स। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर को हमने डिक्रीज क्यों किया था, वो एम आपको याद रखना। हमने प्रेशर इसलिए डिक्रीज किया था क्योंकि हमारा जो बाहर का वॉल्यूम, जो बाहर का प्रेशर था, पी आउटसाइड या फिर पी एटमॉस्फेयर अगर हम लिख देते हैं, ये कैसा था, नियर अबाउट इक्वल, ठीक है, नियर अबाउट इक्वल, या फिर प्रेशर जो रहता है कम रहता है, ठीक है। हम ये समझ के चलते, तो हमको क्या करना था, ये जो प्रेशर हमारा बाहर साइड का था, इसके मुकाबले हमें नेगेटिव प्रेशर जनरेट करना था, हमें नेगेटिव प्रेशर जनरेट करना था इन लंग्स, ठीक है। क्यों नेगेटिव? क्योंकि फिर क्या हो जाएगा, जो पी आउटसाइड है या फिर जो पी एटमॉस्फेयर है, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा देन पी लंग्स। लंग्स के प्रेशर से बाहर साइड का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये प्रेशर कम होने की वजह से क्या होगा, एज अ पार्ट ऑफ डिफ्यूजन, एज अ प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, जो बाहर की गैस रहेगी वो लंग्स के अंदर आएगी। समझ में आया? हम ये कौन सा प्रेशर देख रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर देख रहे हैं, और लंग्स का भी हम पूरा प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहली चीज ये हो गई, ये समझ में आ गई, इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच फोर्सेज द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनसाइड द लंग्स। यही हमारा एम था कि बाहर साइड की एयर को हम लंग्स के अंदर लेकर आए। अब इसी को हम कहते हैं इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन के लिए सबसे पहला स्टेप हमने क्या देखा कि हमारे मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से हमारा थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज होता है। इसको मैं एक बार यहाँ पर समराइज कर लेती हूँ कि सबसे पहले हमने क्या कर दिया, मसल कॉन्ट्रैक्ट किया। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, कौन से दो मसल्स थे यहाँ पर, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स थे और एक डायफ्राम था, ठीक है। ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या हो गया, थोरैसिक वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से लंग्स या फिर पल्मोनरी वॉल्यूम कह सकते हैं, पल्मोनरी वॉल्यूम कैसा हो गया, इंक्रीज हो गया, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। अब क्या हुआ, इसके कॉन्सिक्वेंस में हमने क्या देखा कि पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो पल्मोनरी जो प्रेशर है, ठीक है, पल्मोनरी जो प्रेशर है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो गया। पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से क्या हो गया, जो पल्मोनरी प्रेशर ऑफ आउटसाइड या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो रहता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक PATMS एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है, मोर देन पी पल्मोनरी या फिर पी लंग्स, ठीक है। लंग्स का प्रेशर तो डिक्रीज कर दिया, तो क्योंकि यहाँ पर पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हुआ है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, नेगेटिव प्रेशर क्या हो गया, जनरेट हो गया। नेगेटिव प्रेशर यहाँ पर हमने जनरेट कर दिया। अब ये नेगेटिव प्रेशर की वजह से PATM इज मोर देन पी लंग्स या फिर पल्मोनरी प्रेशर से क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो गया। अब इसकी वजह से जो आउटसाइड एयर है, जो आउटसाइड बाहर साइड प्रेजेंट एयर है, गोज इन लंग्स। यही हमें चाहिए था कि बाहर साइड का जो एयर रहे वो लंग्स के अंदर आए, ठीक है। सो द एम इज अचीव्ड, ठीक है। सेकेंड थिंग व्हाट, क्या लिखा है आगे देखो, अब क्या हुआ, ये इंस्पिरेशन, इसी को हमने क्या कह दिया, इंस्पिरेशन का मैंने यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट बता दिया कैसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट थिंग, रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। इंटरकोस्टल मसल्स रिटर्न्स द डायफ्राम एंड द स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशंस, ठीक है। अगर हमने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया, उस वजह से वॉल्यूम अगर इंक्रीज हुआ है, प्रेशर डिक्रीज हुआ है, एंड ऑल दीज थिंग्स, इंस्पिरेशन कंप्लीट हो गया। अब हम कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन जारी नहीं रख सकते, एट अ सर्टेन पॉइंट हमें उसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि फिर हमारा जो
लंग्स है वो ओवर इन्फ्लेट हो सकता है, उसके अंदर और ज्यादा गैस आ सकती है। तो हमें क्या होता है, ठीक है, आगे सेंटर्स पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं जो कि फिर देन सिग्नल, ठीक है, दे सेंड द सिग्नल्स कि नाउ द लंग्स हैव बीन फुल्ली फिल्ड विद देयर टू देयर एक्सट्रीम कैपेसिटी, ठीक है, टू देयर हाईएस्ट कैपेसिटी तक वो इंक्रीज हो गए, ठीक है, फिल हो गए हैं। नाउ यू हैव टू रिलीज द गैस, आपको एक्सपायर करना है, यू हैव टू एक्सेल, ठीक है, तो एक्सेलेशन, ठीक है, एंड रिड्यूस द, ओके, एंड रिड्यूस व्हाट, एंड रिड्यूस द थोरैसिक वॉल्यूम। अब क्या होगा यहाँ पर, हमारे जो मसल्स रहेंगे जो कॉन्ट्रैक्टेड फेज में थे अब वो रिलैक्स हो जाएंगे, मसल रिलैक्स हो गए, वापस से क्या हो गया, हमारा जो डायफ्राम था नीचे की तरफ गिर गया था कॉन्ट्रैक्ट होने पर, अब वो वापस ऊपर आ जाएगा। जो मसल्स लिफ्ट हो गए थे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से रिब्स को लिफ्ट कर दिया था, अब वो वापस से रिलैक्स हो जाएंगे एंड रिब्स और जो स्टर्नम है वो वापस अपनी प्लेस पर आ जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा, थोरैसिक वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। डिक्रीज इन द सेंस पहले के मुकाबले डिक्रीज होगा, मतलब वो वापस अपने नॉर्मल स्टेट पर आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, देन यू कैन सी दिस वेरी क्लियरली कि अब क्या हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। अब इस वजह से प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, एंड देयर बाय द पल्मोनरी वॉल्यूम और थोरैसिक वॉल्यूम दोनों ही वॉल्यूम डिक्रीज हो गए। दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर टू स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा, क्यों, क्या हो गया बेसिकली, अब यहाँ पर जो है ना मॉलिक्यूल्स हमने बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑल दीज मॉलिक्यूल्स हमने बहुत सारे इंस्पायर कर लिए, इनहेल कर लिए, मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हो गए। वॉल्यूम तो उस मुकाबले ही रहा, ठीक है, वॉल्यूम तो उतना ज्यादा ही था, लेकिन अब हमने वॉल्यूम को कम कर दिया, ठीक है, तो प्रेशर इंक्रीज हो गया। प्रेशर इतना इंक्रीज हो जाता है कि नाउ इट एक्सीड्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के भी थोड़ा क्या हो जाता है, पॉजिटिव प्रेशर जनरेट हो जाता है। पहले हमने नेगेटिव प्रेशर जनरेट किया, पॉजिटिव प्रेशर जनरेट हो रहा है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के से ज्यादा जो हमारा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो होता है। इंट्रापल्मोनरी मतलब एक लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो एज कंपेयर टू योर लंग्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो गया। अब इससे क्या हुआ, प्रेशर ज्यादा होने की वजह से अब हमारे जो लंग्स के अंदर की गैस है दैट विल मूव आउटसाइड, ठीक है, तो एक्सपल्जन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सपल्जन मतलब मूवमेंट ऑफ आउटसाइड, ठीक है, किसी भी आउटवर्ड मूवमेंट को, सडन आउटवर्ड मूवमेंट को हम एक्सपल्जन कहते हैं। तो एयर बाहर की तरफ होती है फ्रॉम द लंग्स एंड दिस इज कॉल्ड एज एक्सपीरेशन। समझ आ गया, एक्सपीरेशन या फिर एक्सेलेशन, इसको हम एक्सेलेशन भी कह सकते हैं। फिगर 14.2b के अंदर दिया है, देखते हैं, ठीक है। इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन, वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बताया, वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स इन द एब्डोमेन। अब एब्डोमिनल मसल्स भी होती है, इसके अलावा अगेन थोरैक्स की मसल्स भी होती है। तो इसको अगर मैं आपको, वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए थोड़ा सा, लेकिन फिर भी देख लो, जैसे आपके एडिशनल मसल्स के बारे में बात की गई है, तो एक तो हो जाएगी एडिशनल मसल्स, ठीक है। इसके अंदर एक हो जाती है फर्स्टली एब्डोमिनल मसल्स। अगर देखें तो एब्डोमिनल मसल्स के अंदर इंटरनल ऑब्लिक, एक्सटर्नल ऑब्लिक होगी और योर ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस होगी, ठीक है। तो इंटरनल ऑब्लिक होती है एक, ठीक है, और एक होती है एक्सटर्नल ऑब्लिक, और एक होती है ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, ठीक है। ये मसल्स कुछ एब्डोमिनल मसल्स है। एक आप लोग याद रखो, रेक्टस एब्डोमिनस, रेक्टस एब्डोमिनस, ठीक है। ये सारे नाम अगर आप नहीं भी याद रख रहे हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि आपकी बुक में दिया ही नहीं है, ठीक है। बस लेकिन फिर भी जस्ट इन केस आपके पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए हम सेफ साइड इसको भी पढ़ लेते हैं। दूसरी मसल्स एक आ सकती है आपकी सेरेटस एंटीरियर, सेरेटस एंटीरियर, और एक एडिशनल मसल होती है जो आपके रिब्स पर ही प्रेजेंट होती है, इनर इंटरकॉस्टल मसल्स, इनर इंटरकॉस्टल। ये सारे नाम याद ही रख लो बेटा, जस्ट, ठीक है, कोई ऐसा हम वो नहीं कर सकते, वी कांट टेक रिस्क। इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है। तो ये कुछ नाम आप लोगों को याद रखना है। एडिशनल मसल्स, ये एब्डोमेन के मसल्स है, ये सारे एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं। ये वाला आपके थोरैक्स के रीजन में प्रेजेंट होते हैं, और ये तो रिब्स पर है तो थोरैक्स के रीजन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो ये सारी हो जाने के बाद में एडिशनल मसल्स इन द एब्डोमेन, ओके। ऑन एन एवरेज हेल्दी ह्यूमन जो होता है, इट ब्रीथ्स 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। तो ये आपका नॉर्मल ब्रीथ काउंट है। नॉर्मल ब्रीथ काउंट इज व्हाट, कि आप नॉर्मली विदाउट एनी कॉन्शियसनेस, ठीक है, आप खुद से सांस ले जाओगे तो 1 मिनट में आप बहुत बार सांस ले सकते हो। लेकिन एक अनकॉन्शियस माइंड में भी हम क्या करते हैं, हम जब पढ़ रहे होते हैं, हम भाग रहे होते हैं, नहीं, भागने के अलावा हम कोई अगर इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग, ठीक है, वी आर नॉट रियली कॉन्शियस, ठीक है, हमें नहीं पता आसपास क्या चल रहा है, राइट, वी आर नॉट कॉन्शियस, वो टाइम पे भी हमारा बॉडी स्टिल ब्रीथ्स, ठीक है, क्योंकि दैट इज समथिंग व्हिच हैपेंस स्पॉन्टेनियसली, हमारी बॉडी नेचुरली उस चीज को करती है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली करती है। तो कितना करती है, अगर हम अनकॉन्शियस माइंड में देखें, हेल्दी पर्सन के अंदर 12 to 16 टाइम्स के ब्रीथ होने चाहिए, 12 to 16 टाइम्स इट मस्ट ब्रीथ पर मिनट, ठीक है, इतना होना चाहिए। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व्ड इन ब्रीदिंग मूवमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग अ स्पायरोमीटर, ओके। तो अब यहाँ पे क्या बताया है,
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्पायरोमेट्री क्या होता है? इट इज द प्रोसीजर ये जानने के लिए कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल या एक्सेल हो रहा है, या फिर इट इज इन्वॉल्व्ड इन ब्रीदिंग, ठीक है, ऑफ एयर इनहेल्ड या फिर एक्सेल्ड, या फिर वी कैन से, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व्ड इन ब्रीदिंग। कितना किसका पल्मोनरी किसका जो ब्रीद टेस्ट कितना अच्छा है, मतलब कि कितना अच्छा वो रेस्पिरेशन कर सकता है, या फिर वो कितना अच्छे से, ठीक है, इनहेल कर सकता है, कितना ज्यादा इनहेल कर सकता है, कितना ज्यादा एक्सपायर कर सकता है। क्योंकि ये हम इसलिए देखते हैं क्योंकि जो चेन स्मोकर्स होते हैं, जो काफी टाइम से स्मोकिंग कर रहे होते हैं, क्रॉनिक स्मोकर्स होते हैं, उनमें क्या होता है? इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन, ठीक है, उनमें क्या होता है कि उनके उसके अंदर के जो सूट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो सिगरेट्स एंड सिगार्स ये सब के अंदर के जो सूट पार्टिकल्स होते हैं वो उनके लंग्स में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उनके लंग्स के, उनके एल्वियोलाई के अंदर जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, एंड मेनी अ टाइम्स वो एल्वियोलाई को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर चुके होते हैं, ठीक है। तो वो या तो ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका होता है, सपोज करो ये आपके क्या है, ये कोई आपका लंग्स का पार्ट है, और यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे एल्वियोलाई प्रेजेंट है, ठीक है, एक ऐसे एल्वियोलाई प्रेजेंट है। तो अगर हम एक एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर बनाए तो एक एल्वियोलाई को हम जूम करके देखें तो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, ठीक है। तो अगर हम एक एल्वियोलाई देखें तो इस तरीके से उसके अंदर क्या है, लाइनिंग है। अब लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, इसने बंदे ने बहुत सारा क्या कर लिया है, सिगरेट पिया है, तो यहाँ पर क्या होगा, उसके अंदर के जो सूट पार्टिकल्स होते हैं, उसके अंदर के जो गैसियस सब्सटेंस होते हैं, पूरा ब्लैकिश डिपोजिशन कर देते हैं। यहाँ पे क्या कर देते हैं, डिपोजिशन कर देते हैं, डिपोजिशन ऑफ पार्टिकल्स या फिर सूट पार्टिकल्स आप कह सकते हो, ठीक है, जो माइनिंग में होते हैं, जो ऐसे हाईली टॉक्सिक इंडस्ट्रीज या फिर फैक्ट्रीज में काम कर रहे होते हैं, जहां पर बहुत सारी हार्मफुल गैसेस रिलीज हो रही है, उन सब के केसेस में देखा जाता है। इसको हम कहते हैं एम्फिजिमा। इसको हम क्या कहते हैं, एम्फिसिमा। एम्फिसिमा वो कंडीशन है जहां पर इस तरीके के पार्टिकल्स डिपॉजिट हो जाते हैं, मेनली दीज आर सीन इन द चेन स्मोकर्स, जो स्मोकिंग कर रहे हैं काफी टाइम से, ठीक है। तो ये डिपोजिशन हो जाता है ऑफ पार्टिकल्स, एंड इस केस में हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जैसे सपोज करो ये एक पर्टिकुलर वॉल्यूम था, ये वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई हो गया बाय द पार्टिकल्स। ऐसे ही अगर पूरे लंग्स के वॉल्यूम, ठीक है, पूरे लंग्स के जो एल्वियोलाई है, सपोज करते हैं इतना हाफ लंग्स है, हाफ लंग्स के जो एल्वियोलाई है वो हाफ के हाफ पूरे भर चुके हैं, किससे, सूट पार्टिकल से भर चुके हैं, ठीक है, इतने पूरे एल्वियोलाई भर चुके हैं, तो इसका तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गया ना। अब ये जितना पूरा कैपेसिटी जो थी इसकी, इतने पूरे एयर को फिल करने की एंड अच्छे से इंस्पायर करने की, नाउ दैट इज लॉस्ट, ठीक है, वो पूरी जा चुकी है। तो ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द पार्टिकल्स। तो इस तरीके से क्या होता है, हर एक का वॉल्यूम जानना होता है कि कितना हेल्दी रेस्पिरेशन कर सकता है। अगर कोई काफी हेल्दी पर्सन है विच गोज ऑन अ वॉक ऑन अ डेली बेसिस, जो अच्छे से नेचर की एयर में रह रहा है, बहुत ही नेचुरल एयर में रह रहा है एंड बहुत ही अनपॉल्यूटेड कंडीशन में है, तो वहां पर आप देखोगे कि इतना ज्यादा उसके लंग्स में डिपोजिशन नहीं हुआ रहेगा, उसकी वॉल्यूम अच्छी होगी, उसके लंग्स की वॉल्यूम अच्छी होगी, पल्मोनरी वॉल्यूम अच्छा होगा, तो अच्छा रेस्पायर कर पाएगा, ठीक है। सो स्पायरोमीटर वो डिवाइस है या फिर वी कैन से वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम हर बंदे का रेस्पिरेशन टेस्ट करते हैं, रेस्पिरेटरी टेस्ट करते हैं, विच हेल्प्स इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शंस। क्लियर है यहाँ तक के? आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं अबाउट द, ठीक है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, और हर एक के अंदर का डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। फाइन, सो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड देयर कैपेसिटीज। अब रेस्पिरेटरी अलग अलग वॉल्यूम्स होते हैं, उसकी कैपेसिटीज हम देखते हैं कि टाइडल वॉल्यूम सबसे पहले, ठीक है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है? टाइडल वॉल्यूम मैंने जैसे बताया, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन, ठीक है। हमारे अनकॉन्शियस माइंड में हम जो वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम अनकॉन्शियस स्टेट में या फिर अनकॉन्शियसली हम क्या कर रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं, अनकॉन्शियस स्टेट में भी हम ब्रीथ करते हैं, तो कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर आ रहा है एंड दैट इज योर, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। एक्सपायर्ड या फिर इंस्पायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, इट इज अप्रोक्सीमेटली 500 ml, ठीक है, 500 ml ये हमारा क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम होता है। हेल्दी मैन कैन इंस्पायर अप्रोक्सीमेटली 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। कितना कर सकता है वो? 6000 to 8000 ml कर सकता है पर मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया है आपको, 6000 to 8000, 8000 और 6000 कैसे हमने कैलकुलेट किया? 500 ml जो है ये आपके पर ब्रीथ में आता है, पर ब्रीथ या फिर पर रेस्पिरेशन आप इतना जो है अनकॉन्शियस माइंड में या फिर नॉर्मल रेस्पिरेशन में आप इतना वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल करते हो या फिर एक्सेल करते हो, ठीक है। आपकी नॉर्मल ब्रीथिंग चल रही है, एट दैट मोमेंट यू आर नॉट ब्रीदिंग पर्पसफुली, आप ऐसे जानबूझ के ब्रीथ नहीं कर रहे हो, लाइक यू डू इन मेडिटेशन, यू डू पर्पसली व्हेन यू आर रनिंग, ठीक है। हमारे
हमारी बॉडी हम जान उसके सांस लेते हैं एट दैट टाइम, लेकिन जब आप कुछ दूसरे काम कर रहे हो और एट दैट टाइम लाइक यू आर स्लीपिंग एट दैट टाइम, उसको कहते हैं नॉर्मल रेस्पिरेशन। नॉर्मल रेस्पिरेशन का वॉल्यूम कितना था 500 ml, और इसी को हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। लेकिन ये टाइडल वॉल्यूम किसको कंसिडर करता है, पर ब्रीथ को करता है या फिर पर रेस्पिरेशन को करता है, पर टाइम, ठीक है। लेकिन हम 1 मिनट में अगर देखें तो 1 मिनट में हम 12 to 16 टाइम्स ब्रीथ करते हैं। तो 500 ml जो है ये एक बार आया, ऐसे 12 बार अगर आप करोगे मतलब 6000 क्या हो रहा है 6000 ml, ठीक है, 6000 ml पर मिनट, ठीक है, पर मिनट। और यहाँ पर बोला है 16, ठीक है, 12 to 16 टाइम्स, तो 6000 से 8000, क्योंकि 16 5 80, ठीक है, तो 8000 ml पर मिनट, इतना जो है हमारा कैपेसिटी देखा जा सकता है पर मिनट। पर मिनट इतना हम क्या करते हैं, इनहेल या फिर एक्सेल करते हैं, ये रेंज में करते हैं, ये रेंज है हमारी। तो ये 6000 और 8000 ऐसे नहीं आपको सारी वॉल्यूम सारे ही ये सब याद रखने, नहीं, आप टाइडल वॉल्यूम याद रखो 500 ml। आप ये याद रखो कि नॉर्मल ब्रीथ काउंट क्या है, नॉर्मल ब्रीथ काउंट है आपका 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, इतनी बार आप ब्रीथ करते हो, ठीक है, समझ आ गया। तो 500 इज द टाइडल वॉल्यूम, 6000 to 8000 इसको आप अपने आप से निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आप ये नहीं भी याद हो रहा है तो थोड़ा फंडा आपका क्लियर होना चाहिए कि इतना वॉल्यूम हम नॉर्मली लेते हैं पर ब्रीथ, और हम नॉर्मली ब्रीथ कितने बार करते हैं इन 1 मिनट, वो आपको याद होना चाहिए। अब IRV क्या है आपका, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन। अब आप क्या करो, फोर्सिबल इंस्पिरेशन एक बार करके देखो, फोर्सफुल इंस्पिरेशन करो टू योर बेस्ट कैपेसिटी, ठीक है। अगर आप एक हेल्दी बंदे हो जो कि इतने पॉल्यूशन वाले एरिया में नहीं रहता है, या फिर दे आर नॉट डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ एडिक्टिव हैबिट्स उनकी नहीं है, ठीक है, तो आपका कितना होगा 25 ml, ठीक है, टू 3000 ml ये आप एक्स्ट्रा अपने अंदर इनहेल कर सकते हो, ठीक है। ये क्या है, पर ब्रीथ है, पर ब्रीथ आप 2500 से 3000 ml तक का ब्रीथ कर सकते हो पर ब्रीथ, अगर आप फोर्सिबली क्या करोगे, इंस्पायर करोगे। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल। अब यहाँ पर याद रखने वाली चीज क्या है कि एक तो हमने देख लिया टाइडल वॉल्यूम, दूसरा हमने देख लिया टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, सबसे पहले हमने देख लिया टाइडल वॉल्यूम, फिर हमने देख लिया IRV। अब यहाँ पर जो टाइडल वॉल्यूम है, ये तो आपका टाइडल वॉल्यूम आपको पता है 500 ml है, इतना ही होगा। अब IRV क्या है, ये एडिशनल है, एडिशनल अमाउंट, एडिशनल एयर, एडिशनल एयर को हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं। मतलब यहाँ पर हम टाइटल वॉल्यूम को मिला के नहीं बता रहे हैं, हम यहाँ पे जो 2500 to 3000 ml जो हमने लिखा है, ये हमने एडिशनल वॉल्यूम जो है कितना आप एडिशनली ऐड कर सकते हो आपके लंग्स में, प्लस योर टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। मतलब मोर एडिशनल टू योर टाइडल वॉल्यूम आप एक्स्ट्रा कितना ले सकते हो, ठीक है, एक्स्ट्रा टू द टाइडल वॉल्यूम आप कितना इंस्पायर कर सकते हो, दैट इज योर IRV। समझ में आ गया, क्लियर है कि आपको यहाँ पर ये 2500 टाइडल वॉल्यूम मिला के नहीं बताया हुआ है, ये एडिशनल एयर बताई हुई है, समझ आ गया। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज ERV, IRV पता है। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन, ये आपका हो सकता है 1000 to 1100। अब ये क्यों बोला है कि अगर आप मैक्सिमम भी एक्सपायर कर लोगे, ठीक है, तो भी आप इतना ही एक्सपायर कर सकते हो। मतलब ये तब कंसिडर किया जब आप नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे हो, दिस इज नॉट समथिंग आफ्टर योर, ठीक है, फोर्सिबल इंस्पिरेशन। यहाँ पर आप सोचोगे कि 2500 तो मैंने इंस्पायर कर लिया, इसके अंदर से अगर मैं 1100 ही निकालूंगा तो इतना सारा तो बच जाएगा, नहीं। मतलब क्या, आपका जो नॉर्मल एयर का वॉल्यूम है, जितना नॉर्मल आपका लंग्स का वॉल्यूम है, आप नॉर्मल रेस्पिरेशन में अगर 500 ml रख लेते हो, उसके बाद में आप कितना एक्सपायर कर सकते हो अपने लंग्स में से, कितना एयर पूरी तरीके से निकाल सकते हो, तो दैट इज योर दिस अमाउंट। दिस इज नॉट आफ्टर योर यू हैव डन योर IRV, ठीक है, आफ्टर योर फोर्सिबल इंस्पिरेशन। फोर्सिबल इंस्पिरेशन के बाद का नहीं है ये आपका नॉर्मल रेस्पिरेशन के टाइम का है कि आप 1000 to 1100 आप नॉर्मली अपने लंग्स में से निकाल सकते हो, ठीक है। कितना होता है ये 1000 to 1100 ml होता है। अब आगे बताए रेसिडुअल वॉल्यूम। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बनता है, रेसिडुअल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपिरेशन। अब ये रेसिडुअल वॉल्यूम देखो, अगर मैं ये बताऊं, ये बोलूं कि आपने क्या कर दिया, फोर्सिबल एक्सपिरेशन कर दिया, 1100 1000 इतना आपका ml निकल गया है, तो अब तक तो इतना मतलब 1 लीटर के समथिंग आपका एयर रिमूव हो गया, तो अभी तो आपका लंग्स कोलैप्स हो जाना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि इतना सारा एयर निकल गया, तो आपके लंग्स तो एकदम सिकुड़ के इतने से छोटे से हो जाने चाहिए थे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। आपके लंग्स अभी भी अपने प्लेस पर स्टिल रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर सम अमाउंट ऑफ एयर हमेशा प्रेजेंट होता है। इसे हम कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, जो कि अगर आप फोर्सफुल एक्सपिरेशन भी कर लेते हो तो उसके बाद में बच जाता है, दैट इज योर 1100 to 1200 ml। कितना है ये 1100 to 1200 ml, 1100 to 1200 ml। और जो आपका फोर्सफुल एक्सपिरेशन था, ठीक है, दैट इज योर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था, वो कितना है 1000 to 1100 ml,
ठीक है, और यहाँ पर है 1100 to 1200 ml, ठीक है, 1000 to 1100, 1100 to 1200, ठीक है। अब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पर लिखा है कि दिस एवरेजेस टू दिस मच बाय एडिंग अप अ फ्यू एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम डिस्क्राइब अबव वन कैन डिराइव वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटीज। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इतने सारे तो हमने वॉल्यूम पढ़ लिया, अब आप इसकी कैपेसिटी निकाल सकते हो, किसी भी बंदे की आप कैपेसिटी निकाल सकते हो कि टाइडल वॉल्यूम, चल तेरा टाइडल वॉल्यूम इतना है, अब तेरा IRV प्लस करिए, टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV, यहाँ पर भी वही बताया, टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV क्या हो गया, दिस इज योर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। टाइडल वॉल्यूम मतलब द नॉर्मल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम दैट यू इंस्पायर, ठीक है, योर नॉर्मल रेस्पिरेशन, वो तो आपने प्लस कर लिया, उसके ऊपर आप और एडिशनल कितना इंस्पायर कर पा रहे हो। अब ये जो होगा ये पर्सन टू पर्सन वेराई करेगा। अगर कोई एक चेन स्मोकर है, कोई एक हेल्दी बंदा है, तो इनके बीच में ऑफकोर्स ये डिफरेंट होगा, ठीक है। अगर कोई पोल्यूशन में रहने वाला है, ठीक है, नॉर्थ साइड में बहुत ज्यादा पोल्यूशन, वहां साइड अगर रहने वाला है, और एकदम साउथ में या फिर कोई एकदम नेचर बेस्ड उसका अगर कोई एनवायरमेंट है, उन दोनों का बिल्कुल अलग होगा। तो ये क्या है, दिस इज द टोटल वॉल्यूम अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल एक्सपिरेशन मतलब टाइडल वॉल्यूम आपने रिमूव कर दिया। अब टाइडल वॉल्यूम प्लस योर IRV इज योर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, दैट इज योर IC। IC इज इक्वल टू व्हाट, IRV, ठीक है, प्लस योर टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी। समझ आ गया। अब एक्सपिरेटरी कैपेसिटी भी कुछ उसी तरीके का है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर इवन आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन, मतलब टोटल आपने कितना 500 ml ले लिया क्योंकि आपका नॉर्मल इंस्पिरेशन चल रहा है। अब आप कितना रिमूव कर सकते हो अपने लंग्स में से, तो कितना हो जाएगा, वो टाइटल वॉल्यूम तो रिमूव करोगे ही, और जो आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो भी आप रिमूव करोगे। फोर्सिबल एक्सपिरेशन, फोर्सिबल एक्सपिरेशन ये वर्ड याद रखना है। तो आपका जो EV होता है या फिर EC होता है, दैट इज योर एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, दैट इज इक्वल टू टाइटल वॉल्यूम प्लस ERV। समझ आ गया। अब फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी समझो, FRC इसे हम कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, दिस इज कॉल्ड एज ERV प्लस RV। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, फंक्शनल रेसिडुअल। फंक्शनल मतलब क्या हो गया कि अभी भी योर लंग्स हैव नॉट स्टॉप्ड वर्किंग, ठीक है, आपके लंग्स के अंदर अभी भी मूवमेंट या फिर एक्सपिरेशन करने की अभी भी पोटेंशियल है, मतलब इसे हम कहते हैं फंक्शनल। फंक्शनल मतलब पोटेंशियल इज लेफ्ट, सम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल इज देयर, पोटेंशियल इज देयर टू एक्सपायर, ठीक है। तो क्या है वो पोटेंशियल, ERV तो है ही है, और आपका क्योंकि बोला है रेसिडुअल कैपेसिटी, तो बचा कितना है पूरा आपको देखना है, कितना बचा है। तो आप ठीक है, जो आपका फोर्सिबल एक्सपिरेशन कर रहे हो वो भी आपके लंग्स में होगा, तभी आप ERV निकाल पाओगे। उसके अलावा जो आपका रेसिडुअल वॉल्यूम है वो होगा आपका टोटल FRC, ठीक है। तो ये कितना होता है, ERV प्लस RV, ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। रेसिडुअल वॉल्यूम जो आपका कितना होता है, 1100 to 1200 होता है, जो हमेशा आपके लंग्स में मिलता है इवन आफ्टर, ठीक है, आफ्टर रिमूविंग योर ERV, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी क्या है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन। अब वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, वाइटल कैपेसिटी इसको याद रखना है कि पहले आपने देख लिया आफ्टर और नॉर्मल एक्सपिरेशन जो आप ब्रीथ कर सकते हो, दैट इज योर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। लेकिन अब सपोज करते हैं आपने पूरी तरीके से एक्सपायर कर दिया, ठीक है, पूरी तरीके से आपने क्या कर दिया, एक्सेल कर दिया, जितना आपके पास में क्षमता थी पूरी एक्सेल कर दी, ठीक है। अभी भी लंग्स के अंदर कुछ बचेगा, दैट विल बी योर रेसिडुअल वॉल्यूम। अब वाइटल कैपेसिटी क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर यू कैन ब्रीथ इनसाइड, ठीक है। तो रेसिडुअल वॉल्यूम तो पहले से रखा है, उसको आपको नहीं काउंट करना है, लेकिन आप ERV लोगे, ठीक है, आप IRV लोगे, और आपका जो टाइडल वॉल्यूम है वो भी आप लोगे, क्योंकि ERV आपने रिमूव कर दिया और ERV आपके ठीक है लंग्स के अंदर वापस आएगा, तभी आप वापस ये ठीक है फोर्सिबल एक्सपिरेशन कर पाओगे। तो ERV आप लोगे, आप IRV लोगे, और आपका जो टाइडल वॉल्यूम है वो भी आ जाएगा। तो फोर्स्ड एक्सपिरेशन के बाद में ERV भी आएगा, TV भी आएगा और IRV भी आएगा, और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। तो वही आप समझ सकते हो, अगर आपने फोर्स्ड इंस्पिरेशन कर लिया है, मतलब आपकी बॉडी के अंदर, आपके जो लंग्स है इसके अंदर IRV गया है, इसके अंदर टाइडल वॉल्यूम गया और ERV पहले से प्रेजेंट था, यही है आपका वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। आप फोर्स्ड इंस्पिरेशन करने के बाद में कितना एक्सपायर करते हो, ये है। जो आप फोर्स्ड एक्सपायर कर रहे हो उसके बाद आप इंस्पायर कर सकते हो, वो है, ठीक है। टोटल लंग कैपेसिटी अकोमोडेट आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन, ERV RV तो आ जाएगा, इसके साथ में रेसिडुअल वॉल्यूम भी आ जाएगा। तो मतलब क्या होता है यहाँ पर कि दैट इज योर टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी के अंदर आप ये नहीं देख रहे हो कि आप कितना इंस्पायर या एक्सपायर कर पाते हो, आप अपना रेस्पिरेटरी टेस्ट नहीं कर रहे हो, आप ये देख रहे हो कि आपके जो लंग्स है वो कितना ऑक्यूपाई करते हैं, कितना अकोमोडेट करते हैं, और इसके अंदर सारे वॉल्यूम्स आ जाएंगे, ठीक है। तो सारे वॉल्यूम्स के अंदर आपका जो लंग, ठीक है, आपका जो वाइटल कैपेसिटी है वो तो आ ही जाएगा, और इसके साथ में जो हम अभी तक के नहीं ले रहे थे रेसिडुअल वॉल्यूम वो भी आ जाएगा। क्लियर है। तो RV आ रहा है यहाँ पर ERV और TV तो आ ही रहा है, और IRV भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, दैट इज योर रेसिडुअल वॉल्यूम, बिकॉज वो आपका लंग का कैपेसिटी है, ठीक है, वो लंग का कैपेसिटी है और वो वेराई करेगा। क्लियर है यहाँ तक कि तो वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, तो टोटल लंग कैपेसिटी TLC क्या होता है, दैट इज योर वाइटल कैपेसिटी टोटल प्लस योर रेसिडुअल वॉल्यूम, या फिर इसे हम कह सकते हैं वाइटल कैपेसिटी क्या है, ERV प्लस IRV प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस योर RV,
ठीक है, तो ये समझ में आ गया। मतलब हमने कैपेसिटीज कितनी देख ली, एक इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी देख ली, एक हमने अपना फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी देख लिया, एक आपने टोटल लंग कैपेसिटी देख ली और एक वाइटल कैपेसिटी देख ली। तो कितने हो जाते हैं टोटल? 5 कैपेसिटीज आपने देख ली। 5 कैपेसिटीज आपने देख ली। आपके लंग्स की कितनी कैपेसिटी होती है? ये 5 टाइप की होती है। और वॉल्यूम आपने 3 टाइप के देख लिए। कितने देखे हैं? इंस्पिरेटरी वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी। तो आपका टाइडल वॉल्यूम आ जाएगा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ जाएगा और रेसिडुअल वॉल्यूम आ जाएगा। तो दैट इज योर टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड योर रेसिडुअल वॉल्यूम। तो 4 तरीके के हमने क्या देख लिए? वॉल्यूम देख लिए, ठीक है। आरवी, आईआरवी, ईआरवी एंड योर टाइडल वॉल्यूम। और ये जो वॉल्यूम है इनके बेसिस पे हम 5 तरीके की कैपेसिटीज देख सकते हैं। योर फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। समझ आ गया? ये समझ में आ गया सबको? वॉल्यूम्स कितने देख लिए हमने? 4 टाइप के देख लिए और कैपेसिटीज 5 देख ली। इस तरीके से याद रखो, 2 पार्ट में डिवाइड करो। ऐसे नहीं कि सारे वॉल्यूम वाले एक साथ याद पढ़ लो, ये गलती नहीं करना, कंफ्यूज होते बैठोगे। कैपेसिटीज 5 देखी है जो कि डिराइव हो गई फॉर 4 टाइप्स ऑफ वॉल्यूम। और वो 4 टाइप्स के वॉल्यूम कौन से हैं पहले चलो डिस्कस ही कर लेते हैं। 4 वॉल्यूम हमने देखे और 5 कैपेसिटीज हमने देखी, ठीक है। सबसे पहले बेसिस पर हम देख रहे हैं आपका टाइडल वॉल्यूम, जो आप नॉर्मल इंस्पिरेशन पर करते हो। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, जो एडिशनल फ्रॉम योर टाइडल वॉल्यूम आप जो अमाउंट ले सकते हो। फिर आता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और फिर फाइनली आ जाता है रेसिडुअल वॉल्यूम। जो आपका टाइडल वॉल्यूम है ये 500 ml है और अगर पर मिनट देखे तो ये कितना हो सकता है? दिस कैन बी 6000 to 8000 ml हो सकता है पर मिनट, ठीक है। फिर आईआरवी आ जाता है, आईआरवी आपका होता है 2500 to 3000 ml, ठीक है। ईआरवी आ जाता है, दैट इज योर 1000 to 1100 ml, ठीक है। ये हम पर ब्रीथ बात कर रहे हैं, ठीक है। आरवी कितना होता है? दैट इज योर 1100 to 1200 ml। क्या है ये आरवी? रेसिडुअल वॉल्यूम, मतलब इवन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन जो आपके लंग्स में बच जाता है, दैट इज योर रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल मतलब रेसिड्यू, मतलब कि बचा हुआ पार्ट, ठीक है। बचा हुआ मतलब रेसिड्यू होता है। अब 5 कैपेसिटी आप सबसे पहले निकाल सकते हो। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आप निकाल सकते हो, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आप टोटल कितना कर सकते हो? दैट इज विल बी और आईआरवी प्लस टाइडल वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी आप कितना एक्सहेल कर सकते हो आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन, दैट इज योर टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरी कैपेसिटीज कौन सी आ जाएगी? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हो गई। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी आ जाएगी और एक आ जाती है आपकी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या है? कितनी फंक्शनल है। फिर इसके अलावा आ जाता है आपका वाइटल कैपेसिटी और फिर इसके अलावा आ जाता है टोटल लंग कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी मतलब दिस विल बी योर ईआरवी, ठीक है, प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी, ठीक है। और जो फंक्शनल रेसिडुअल है वो आ जाएगा ईआरवी प्लस टाइडल वॉल्यूम। फंक्शनल है मतलब अभी भी बचा है, ठीक है, अभी भी आपके लंग्स के अंदर बचा हुआ है। तो ईआरवी प्लस क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपका रेसिडुअल वॉल्यूम आ जाएगा। दिस इज योर फंक्शनल। टोटल लंग कैपेसिटी के अंदर आपका रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस योर वीसी आ जाएगा, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, ये आ जाएगा। समझ में आ गया है? समझ में आ गया सबको? ईआरवी प्लस, ठीक है, आरवी और द फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी मतलब कितना अभी भी बचा है, ठीक है, आफ्टर नॉर्मल, ठीक है। ये आप ले सकते हो। यहाँ पे टीवी नहीं आएगा, यहाँ पर आरवी आएगा, सो सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा आपका आरवी, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? आरवी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आरवी आ जाएगा। क्यों आरवी आएगा यहाँ पर? एफआरसी क्या है? एफआरसी जो फंक्शनल रेसिडुअल, मतलब आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन आपके पास में, आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, ठीक है, आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन आपके लंग्स में कितना बचा है, ठीक है, कितना अभी भी बचा है। तो दैट इज योर ईआरवी प्लस योर आरवी, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर? यहाँ तक के क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट चीज आ जाती है एक्सचेंज ऑफ गैसेज। अब ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज को भी वी हैव टू सी।